सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर्किल चल रहा है। पिछली क्लास में आपने दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शियां और उनकी सापेक्षिक स्थिति और उस पर आधारित कुछ रिजल्ट्स किए, क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। दो सर्किल्स का जो प्रतिच्छेदन कोण बिल्कुल उसी तरह से निकालते हैं जैसे दो कर्व दे रखे हों। कोई सपोज दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व है y बराबर f1x और दूसरा वक्र है y बराबर f2x। दोनों का प्रतिच्छेदन कोण निकालना है आपको। तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, उन पर दोनों वृत्तों पर स्पर्शियां ले लेते हैं अपन। तो स्पर्शियों के मध्य जो कोण है वही वक्रों के मध्य कोण कहलाता है। जैसे ये दो वक्र दे दिए आपको, y बराबर f1x और y बराबर f2x, दोनों P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। P बिंदु पर इनकी स्पर्शियां ले ली, तो स्पर्शियों के बीच में जो एंगल होगा वही आपका वक्रों के मध्य कोण कहलाता है। यहाँ अपन बात करते हैं दो वृत्तों के मध्य कोण, तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे। एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये, दो सर्किल दे दिए, दोनों सर्किल P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P बिंदु पर स्पर्शियां ले ली। तो P बिंदुओं पर वृत्तों की जो स्पर्शियां हैं, स्पर्शियों के मध्य जो कोण आएगा वही इनका प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। ये आपका प्रतिच्छेदन कोण हो गया। और दो वृत्तों की जो स्पर्शियों के मध्य कोण होगा वही उनके अवलंबों के मध्य कोण होगा। दो सर्किल दे दिए, एक सर्किल S1 और दूसरा सर्किल S2। S1 बराबर 0, S2 बराबर 0। P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले का सेंटर C1, दूसरे का सेंटर C2 है। अपन कह रहे हैं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उन्हीं बिंदुओं पर स्पर्शियां ले ली, तो स्पर्शियों के बीच जो कोण होगा वही वृत्तों के बीच में कोण होगा। और ये आप पहले से जानते हैं, जो कोण दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए अवलंबों के बीच में होता है। तो अगर दोनों वृत्तों की स्पर्शियों के अपन अवलंब ले लें, नॉर्मल ले लें, तो जो अभिलंबों के बीच में कोण होगा वही स्पर्शियों के बीच में कोण होगा। तो P बिंदु को सेंटर से मिला दें और यहाँ P को दूसरे वृत्त के सेंटर से मिला दें और केंद्रों के बीच की दूरी D हो। तो ये पहले सर्किल की रेडियस R1, दूसरे सर्किल की रेडियस R1, तो इनके बीच में जो एंगल है मान लेते हैं वो थीटा है। ये वाला एंगल थीटा P बिंदु पर। आपको तो लेना था स्पर्शियों के बीच में कोण, लेकिन स्पर्शियों के लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? अवलंब है। तो जो स्पर्शियों के बीच में कोण आएगा वही अवलंबों के बीच में कोण आएगा। तो अवलंबों के बीच में कोण कितना हो गया? थीटा। फिर अपन त्रिभुज ले लेते हैं C1P C2 में cos ऑफ थीटा। अब ये कोसाइन रूल की बात करते हैं, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। cos थीटा बराबर कितना हो गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। तो ये दोनों वृत्तों जो दे रखे हैं उनके P बिंदु पर एंगल का कोसाइन आ गया। हाँ, अगर वृत्तों की समीकरण दे रखी हो, जैसे पहला सर्किल दे रखा है, माना दिए वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा वृत्त ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो सर्किल दे दिए। पहले सर्किल की रेडियस, अभी अपन ने क्या लिया फॉर्मूला? cos थीटा बराबर होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। और ये कहाँ से आया है? ये ट्राइंगल के कोसाइन रूल है जो अपन ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। सपोज ABC कोई ट्राइंगल है,
ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, और ये एंगल होता है ए। तो कॉस ऑफ ए क्या लिखते हैं आप? कॉस ए लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये जो कोसाइन रूल है इसी को अपन ने यहाँ सर्किल में अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या है? कॉस थीटा बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो इसी को अपन यहां लगा देते हैं। तो देयरफॉर कॉस थीटा r1 स्क्वायर, पहली सर्किल का रेडियस का स्क्वायर वो आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस r2 स्क्वायर यानी g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 और माइनस d स्क्वायर। d क्या है? सेंटर्स के बीच की दूरी। पहले सर्किल का सेंटर माइनस g1 कॉमा माइनस f1, दूसरे सर्किल का सेंटर माइनस g2 कॉमा माइनस f2। तो उनके बीच में आ गया माइनस g1 माइनस माइनस प्लस g2 होल स्क्वायर प्लस माइनस f1 माइनस माइनस प्लस f2 ये होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर आ गया। और नीचे लगा दिया आपने 2g1 g2 2r1 r2 यानी 2 अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। g1 स्क्वायर कैंसिल, g2 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ये वहां से आएगा माइनस 2g1 g2, आउटसाइड माइनस है तो वो हो गया 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 और ये माइनस c1 प्लस c2 ब्रैकेट के अंदर ले लिया और नीचे 2 अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आई। यानी दो सर्किल जिनके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो उनके बीच में एंगल का कोसाइन 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस ब्रैकेट c1 प्लस c2 अपॉन 2 अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इंटू अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 ये होगा। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। दो वृत्तों S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पर उनकी स्पर्शियों के मध्य कोण ही इन वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। अगेन the angle between the tangents at the point of intersection P of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is called the angle of intersection between the two circles। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। फिर रिजल्ट की बात करते हैं। यदि वृत्तों S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 की त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 हों तथा इनके केंद्रों C1 तथा C2 के मध्य दूरी D हो तब इन वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण थीटा किस तरह दिया जाता है? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। इस स्थिति में प्रतिच्छेदन समकोणिक प्रतिच्छेदन और वृत्त समकोणिक वृत्त कहलाते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इफ सर्किल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 have radii r1 and r2 respectively and distance between their centers
C1 and C2 is D. Then angle of intersection these circles theta is given by theta equal to cos inverse R1 square plus R2 square minus D square। इस तरह से आपका ये एंगल दिया जाता है। If theta equal to 90 degree, then R1 square plus R2 square equal to D square. In this case, intersection is called orthogonal intersection and circles are called orthogonal. यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये दो सर्कल्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हुई। फिर रिजल्ट दोनों वृत्तों के लिए, वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के मध्य कोण थीटा हो। अगेन इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 is given by cos theta equal to 2g1g2 plus 2f1f2 minus bracket c1 plus c2 upon 2 under root g1 square plus f1 square minus c1 under root g2 square plus f2 square minus c2। अभी अपन ने प्रूफ किया था ये। तो ये दो सर्कल्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के समकोण होने का प्रतिबंध, कंडीशन दैट टू सर्कल्स बी ऑर्थोगोनल। अभी अपन बात कर रहे थे, सर्कल्स दे रखे हैं आपको S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0। इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो थीटा का कोसाइन वो लिखा है आपने R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कहलाता है, समकोण हो जाते हैं सर्कल। तो जब थीटा इक्वल टू π/2 तब cos π/2 0 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर 0। दिस इम्प्लाइज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी दो सर्किल एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर हो। अगर सर्किल्स की इक्वेशन, यदि वृत्तों के समीकरण कौन से हों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि ये वृत्तों के समीकरण हो और एंगल समकोण पर काटते हो, एंगल ऑर्थोगोनल, ये वृत्त ऑर्थोगोनल हो, तब क्या हो जाएगा, तब इनके समकोणिक होने का प्रतिबंध, कंडीशन दैट दीज टू सर्कल्स बी ऑर्थोगोनल। तो अभी आपने देखा था R1 स्क्वायर, तो पहले सर्किल की रेडियस का स्क्वायर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस R2 स्क्वायर, R2 क्या होगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 बराबर c1 c2 कितना हो जाएगा माइनस g1 माइनस माइनस प्लस g2 होल स्क्वायर प्लस माइनस f1 माइनस माइनस प्लस f2 होल स्क्वायर। अब यहाँ g1 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर कैंसिल, g2 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर कैंसिल,
तब क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -C1 -C2 और राइट साइड में होगा -2G1 G2 -2F1 F2। इनको ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड को राइट में और राइट को लेफ्ट में, तो आ गया 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये दोनों वृत्तों के समकोणिक होने का प्रतिबंध हो गया। रिजल्ट की तरह याद करना है और आसान सा प्रूफ हो गया। यानी कि दो सर्किल x² प्लस y² प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ये दोनों सर्किल समकोणिक होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो कंडीशन क्या हो गई, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी को एक बार पढ़ लेते हैं। दो वृत्तों के समकोणिक होने का प्रतिबंध, कंडीशन दैट टू सर्किल्स वी ऑर्थोगोनल। दो वृत्तों x² प्लस y² प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और x² प्लस y² प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0 परस्पर समकोण पर काटेंगे यदि 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। अगेन two circles first and second intersect each other orthogonally if 2G1 G2 plus 2F1 F2 equal to C1 plus C2। दो वृत्तों के समकोणिक होने का ज्यामितीय प्रतिबंध, ज्योमेट्रिक कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्किल। अभी अपन ने देखा कि दो सर्किल ऑर्थोगोनली कब करते हैं, जब दोनों के बीच में प्रतिच्छेदन कोण 90 डिग्री हो। अब ज्योमेट्रिकली की बात करते हैं। दोनों सर्किल सपोज P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, P बिंदु पर इनकी स्पर्शियां ले लेते हैं। ये P बिंदु पर S1 पर भी स्पर्शियां खींची और S2 पर भी स्पर्शियां खींची। अगर अब यहां देखें P बिंदु को C1 से मिला दें तो ये S1 पर तो नॉर्मल है लेकिन S2 की स्पर्शी है। इसी तरह से इस P बिंदु को दूसरा सेंटर C2 है, इससे मिला दें तो C1 से P बिंदु को मिलाते हैं तो ये पहले सर्किल की रेडियस है R1 है और C2 को P से मिलाते हैं तो दूसरे सर्किल की रेडियस है R2 है। यानी ज्योमेट्रिकली अपन कह सकते हैं यदि एक वृत्त के केंद्र से, जैसे C1 से अपन लें, C1 से दूसरे सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पहले सर्किल की रेडियस के बराबर है। दोबारा से C1 से S2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो C1 से S2 पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी रेडियस पहले सर्किल S1 की रेडियस R1 के बराबर है। और दोबारा C2 से S1 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी रेडियस दूसरे सर्किल S2 की रेडियस R2 के बराबर है। तो फाइनली ये हुआ, यदि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी खींचें और वो पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। अगेन इफ वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ वन सर्किल टू द अदर देन इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल। ऐसी स्थिति में ये समकोण पर काटते हैं। ये ज्योमेट्रिक कंडीशन है। तो यही तो अपन ने निकाली थी, अभी इसका यूज किया था। केंद्रों के बीच की दूरी d है, तब वहां क्या लिखा था आपने, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। इसी को याद कर लिया आपने और इससे ही वो कंडीशन निकाली थी कि दो वृत्त कब समकोण पर काटते हैं। पीछे आपने देखा था, ये यहाँ लिखा था 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये किससे आई थी, इसी कंडीशन से आई थी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। अब ज्योमेट्रिकली कैसे कह रहे हैं इसको, यदि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी खींचें और वो पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ये ज्योमेट्रिक कंडीशन हो गई। इसी को पढ़ लेते हैं अपन। दो वृत्तों के समकोणिक होने का ज्यामितीय प्रतिबंध, ज्योमेट्रिक कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्किल्स।
यदि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर खींची स्पर्शी की लंबाई पहले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो दोनों वृत्त परस्पर समकोण पर काटेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि C1 से S2 पर खींची स्पर्शी की लंबाई त्रिज्या R1 के बराबर है। ये देखें, आपने फिगर बनाया था S1 के केंद्र C1 से दूसरे वृत्त S2 पर स्पर्शी खींची है तो उसकी त्रिज्या R1 के बराबर है, पहले सर्किल की रेडियस के बराबर है। एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं। If length of tangent drawn from center of one circle to the other is equal to the radius of first circle, then both circles intersect orthogonally. It is clear from figure that length of tangent drawn from C1 to the circle S2 is equal to R1 and length of tangent drawn from C2 to circle S1 is R2. ये आपने अभी टेंजेंट ड्रॉ की। देखें, दोबारा देख लेते हैं फिगर। S1 सर्किल के सेंटर C1 से S2 पर टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो S1 की रेडियस R1 के बराबर है, और सर्किल S2 के केंद्र C2 से पहले वृत्त पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो S2 की रेडियस R2 के बराबर है। यही अपन ने फिगर से देखा और यही आपने लिख लिया। मूलाक्स रेडिकल एक्सिस। अब ये क्या है, कोई भी दो सर्किल दे रखे हों और एक ऐसी रेखा जिसके किसी भी बिंदु से दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर हो तो वो उनकी मूलाक्स कहलाती है। P सर्किल से P पॉइंट से सर्किल S1 पर टेंजेंट खींची PT1 और P से सर्किल S2 बराबर 0 पर टेंजेंट खींची PT2, और अगर ये दोनों बराबर हैं, दोबारा से एक ऐसी रेखा जिसके किसी भी बिंदु से दो वृत्तों S1 और S2 पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर हो तो वो लाइन उनकी रेडिकल एक्सिस कहलाती है। बिंदु पथ के पदों में भी दे सकते हैं। एक बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गमन करता है कि इससे दो वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई सदैव समान रहती हो, उन वृत्तों का मूलाक्स कहलाता है। Locus of a point which moves in such a way that length of tangents drawn from it to two circles is equal is called radical axis of these two circles. यानी कि कोई भी बिंदु ले लें इस लाइन पर, इससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियां की लंबाई बराबर हो तो वो रेखा क्या कहलाती है, मूलाक्स कहलाती है। S1 सर्किल है यानी PT1 बराबर PT2 होना चाहिए, तो देयरफॉर PT1 बराबर कितना आ जाएगा, √S1 डैश, और ये हो जाएगा √S2 डैश। यानी टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सर्किल के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं, अंडर में रखते हैं, तो √S1 इक्वल टू √S2, दिस इम्प्लाइज S1 इक्वल टू S2 और दिस इम्प्लाइज S1 माइनस S2 बराबर 0। ये इक्वेशन तो आप जानते हैं। ये दोनों वृत्तों के कॉमन पॉइंट से जाने वाली लाइन है, तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस भी दोनों वृत्तों के कॉमन पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी, लेकिन यहाँ तो कॉमन पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ आप कह सकते हैं इमेजिनरी कॉमन पॉइंट है। दोबारा से, अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जो कॉमन कोड होगी वो ही आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। और अगर दो वृत्त टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। यानी कि एक सर्किल S1 बराबर 0 और दूसरा सर्किल S2 बराबर 0 है, तो दोनों की जो कॉमन टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो कॉमन टेंजेंट आती है, कॉमन कोड आती है, वही रेडिकल एक्सिस होती है। इन दोनों केस में तो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ये केस होगा इसमें दिखाई नहीं दे रहे।
तो आप तीनों केस में दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हों, या वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हों, या कह सकते हैं काल्पनिक बिंदुओं पर मिल रहे हों, तो उनकी रेडिकल एक्सिस मूलाक्ष का समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा। और मूलाक्ष कैसे परिभाषित कर रहे हैं अपन? एक रेखा जिसके किसी भी बिंदु से दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर हो, उनकी मूलाक्ष कहलाती है। या एक बिंदु पथ के पदों में भी कह रहे हैं, एक बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गमन करता हो कि उससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई समान हो, उन वृत्तों का मूलाक्ष कहलाता है। यही पढ़ लेते हैं अपन। मूलाक्ष, रेडिकल एक्सिस, एक बिंदु का बिंदु पथ, एक बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गमन करता है कि इससे दो वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान रहे, उन वृत्तों का मूलाक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में, एक रेखा दो वृत्तों की मूलाक्ष होगी यदि इसके प्रत्येक बिंदु से दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई समान हो। अगेन, locus of a point which moves in such a way that lengths of tangents drawn from it to two circles remain equal is called the radical axis of these circles. In other words, a line is said to be the radical axis of two circles if lengths of tangents drawn from any point of it to both the circles are equal. तो जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही आपको ये मूलाक्ष की डेफिनेशन हो गई। रिजल्ट ले लेते हैं। दो वृत्तों S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0 और S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की मूलाक्ष की समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0, अर्थात 2 टाइम्स g1 माइनस g2, 2 ब्रैकेट g1 माइनस g2 टाइम्स x प्लस 2 ब्रैकेट f1 माइनस f2 टाइम्स y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 होगी। अगेन, इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स फर्स्ट एंड सेकेंड will be S1 minus S2 equal to 0. That is 2 bracket G1 minus G2 times X plus 2 bracket F1 minus F2 times Y plus C1 minus C2 equal to 0. ये दो वृत्तों की मूलाक्ष की बात हो गई। कुछ रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण रिजल्ट। मूलाक्ष की समीकरण निकालते समय वृत्तों S1 बराबर 0 व S2 बराबर 0 व्यापक रूप में हो, अर्थात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक यूनिट इकाई होने चाहिए। क्यों ये नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि वृत्तों की समीकरण में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पद होते हैं, उनके गुणांक अलग अलग हो गए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्वायर वाले पद नहीं होंगे, क्योंकि मूलाक्ष तो लाइन होती है। तो इसलिए जब भी समीकरण निकालेंगे तो अपन ये कंफर्म करेंगे कि समीकरण इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। और अगर दूसरी समीकरण ऐसी दे रखी हो कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, तो अब इस केस में क्या करेंगे, जो सेकंड सर्किल है उसमें a से डिवाइड करेंगे आप, और a से डिवाइड करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा सर्किल, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2g2 अपॉन a प्लस 2f2 अपॉन a प्लस c2 अपॉन a। तो फाइनली ये रहा कि दो सर्किल्स की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आपको लेनी है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और वो 1 के बराबर। दोनों में a हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि सेकंड डिग्री की टर्म कैंसिल होनी चाहिए। वास्तव में दो वृत्तों की मूलाक्ष उनके उभयनिष्ठ बिंदुओं वास्तविक या काल्पनिक से जाने वाली रेखा है। अगेन, in fact radical axis of two circles is a line passing through their common points real और imaginary। यानी कि दो वृत्तों की जो मूलाक्ष है वो उनके वास्तविक या काल्पनिक उभयनिष्ठ बिंदु जो होते हैं उनसे जाने वाली रेखा भी अपन डिस्कस कर रहे थे। यानी कि जैसे दो सर्किल है,
दोनों सर्किल एक दूसरे को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर कट रहे हैं तो उनकी जो ओवेनस जीवा है वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। अगर दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो उनकी जो ओवेनस स्पर्शी है वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। और अगर काल्पनिक बिंदुओं पर मिल रहे हैं तब भी रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। ये अपन नहीं मिल रहे हैं लेकिन आप कहेंगे काल्पनिक बिंदुओं पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार क्या क्या कंडीशन बैठती है, जब दो वृत्त वास्तविक बिंदुओं पर काटते हैं तब वृत्तों की ओवेनस जीवा ही उनकी मूलाक्ष होती है। वो जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही लिख दिया है। When two circles intersect at real points, then common chord of circles is their radical axis. जब दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हो तो उनके ओवेनिस्ट बिंदुओं पर या ओवेनिस्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा ही उनकी मूलाक्ष होती है। When two circles touch each other, then tangent at their common point is their radical axis. और लास्ट, जब दो वृत्त वास्तविक बिंदुओं पर नहीं मिलते तो मूलाक्ष वृत्तों के काल्पनिक प्रच्छेद बिंदुओं से जाने वाली रेखा होती है। When two circles do not intersect at real points, then radical axis is the line passing through their imaginary points of intersections of circle. तो इस तरह से ये मूलाक्ष के बारे में छोटी मोटी बातें थी जो महत्वपूर्ण है वो रही। The radical axis of two circles which are not concentric will exist always, while common chord and common tangent will not exist in all cases. Common chord और common tangents ओवेनस जीवा और ओवेनस स्पर्शियां तो तभी होंगी जब वो वास्तविक बिंदुओं पर मिल रहे होंगे, लेकिन जो रेडिकल एक्सिस है वो हमेशा होंगे, बस कॉन्सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आ गया, वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0 की मूलाक्ष का समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल दिस एंड दिस। अब दो सर्किल दे दिए आपको, मूलाक्ष का समीकरण निकालना है। अभी आप डिस्कस कर रहे थे मूलाक्ष का समीकरण निकालते समय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो वही सेम बना लेते हैं अपन। दिए वृत्त गिवन सर्किल्स, फर्स्ट सर्किल लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड, और सेकंड सर्किल, अब सेकंड सर्किल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 दे रखा है तो 3 से डिवाइड करके लिख देते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 8/3y प्लस 11/3 इक्वल टू 0। ये दूसरा सर्किल आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा। अब वो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, 1 माइनस 2 से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 3 प्लस 7/3 हो गया। फिर वाई माइनस 4 माइनस 8/3 प्लस 5 माइनस 11/3 इक्वल टू 0। अपन ऐसा कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -9 प्लस 7 माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा -12 और -8 माइनस 20y, और ये हो जाएगा 15 माइनस 11 प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि -2 से डिवाइड कर दिया, तो होगा x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ गिवन टू सर्किल्स। दोनों वृत्तों की मूलाक्ष का समीकरण हो गया। बिल्कुल सामान्य, जब भी मूलाक्ष का समीकरण निकालना होता है एक समीकरण से दूसरी समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में सेम होनी चाहिए।